सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी RSCIT की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप क्लास देखिए, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बस आप क्लासेस देखते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सीधा चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, मैं वो पेन ऑन कर लेता हूँ। हाँ, तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को संग्रहित करना, डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना यानी इट्स टाइप एंटर करना। ओके, या फिर डेटा को आउटपुट में बदलना। बताओ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, CPU का कौन सा भाग सभी गणितीय और तार्किक गणितीय यानी मैथमेटिक, ओके, तार्किक मतलब रीजनिंग टाइप की होती हैं, थोड़ी मतलब उलझाने वाले पजल टाइप कुछ क्वेश्चंस। ओके, फिर से पढ़ते हैं। CPU का कौन सा भाग सभी गणितीय या और तार्किक कार्यों को करता है। CU, ALU, MU या फिर रजिस्टर। बताओ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ALU। ओके, ALU आपका जितने भी मैथमेटिक्स के कैलकुलेटर टाइप का काम भी करता है, और थोड़ा लॉजिकल जो थिंकिंग वाले होते हैं ना क्वेश्चंस, जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है। और रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि ये अगर आपके चाचा के बुआ के लड़का का बेटी का मौसी है, जो भी है, तो बताइए कि आपका क्या लगा। मतलब इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना कभी कभी उलझाने वाले, तो वो काम कौन करता है, ALU। ओके, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कैच मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, CPU की गति बढ़ाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए या हार्ड डिस्क को नियंत्रित करने के लिए। देखो, इंटरनेट चलाने के लिए, तो इंटरनेट और कैच मेमोरी का कोई इतना कनेक्शन नहीं होता। ओके, और इंटरनेट चलाने के लिए तो और भी बहुत सारे होती है। तो ये देखो, फर्स्ट जो तुम्हें, ओके, एक चीज़ बताता हूँ मैं। अगर कभी कभी होता है ना कि एग्ज़ाम में हमें सारे क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो बिल्कुल नए होते हैं या फिर कोई अलग ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और हमें उनका आंसर नहीं आता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ बताओ क्या होती है, कुछ ऑप्शन को तो तुम एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट मतलब उनको तो हटा दो कि यार इसका और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब बचे तुम्हारे पास तीन ऑप्शन, ठीक है। तो तीन ऑप्शन में जैसे कि डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, तो कैच मेमोरी डेटा को रखता है बट स्थायी रूप से नहीं रखता है, ठीक है। वो कैच मेमोरी की जो स्टोरेज होती है वो अलग होती है, तो इसको भी हटा दो, ठीक है। अब पहले तुम्हारे पास थे कि ये 25% सही हो सकता है, ये 25%, ये 25% और ये 25%। पहले तुम्हारे पास ऐसे थे, लेकिन अब तुमने दो ऑप्शन तो वैसे हटा दिए, बचे क्या। अब ये हो सकता है कि 50% ये सही हो सकता है और 50% ये सही हो सकता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास चांसेस हाई, तुम्हारे जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अगर तुमने इस पे टिक लगाया क्या पता सही हो जाए, 50% चांसेस है, या तुमने इस पे टिक लगाया तो सही हो जाए, 50% चांसेस है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो रियलिटी है वो बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है CPU की गति बढ़ाने के लिए, ठीक है, कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तीन क्वेश्चन हो गए, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें बता दो कौन कौन से होते हैं, कोई नहीं, यही होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ठीक है। विंडोज़, लिनक्स, MS DOS या फिर मैक ओएस जो एप्पल वाले होते हैं, एप्पल वाले, हाँ। विंडोज़ अपने माइक्रोसॉफ्ट। ओके, बताओ कौन सा हो सकता है। फोर्थ का आंसर आपको बताना है। फोर्थ का आंसर, तो देखो, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है लिनक्स, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का अर्थ है। बताओ, कंप्यूटर को बंद करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर, CPU रीसेट करना या कंप्यूटर को स्टार्ट करना और OS लोड करना। फिफ्थ का आपको आंसर बताना। देखो, बूटिंग एक टाइप की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। मैं जैसे कि मान लो कि आपका फ़ोन है, ठीक है, आपका फ़ोन है, आपने फ़ोन को क्या रीसेट कर दिया, क्या कर दिया आपने, रीसेट कर दिया। ओके, अब जब आप दोबारा उसको स्विच ऑफ से खोलते हो
ठीक है, तो पता है बहुत सारी प्रोसेसिंग चलती है ना कि ये लो ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं आपके, या फिर ये चीज़ हो रही है, ये अपडेट हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ से कुछ, या फिर वो चलता रहता है प्रोसेसिंग। तो उस टाइप की प्रोसेसिंग होती है बूटिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ओएस को लोड करना, डेट्स कॉल्ड बूटिंग प्रोसेसिंग। ओके, मतलब ये डी इसका सही आंसर होगा। सीपीयू रिसेट करना नहीं होगा, कम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना वो बूटिंग प्रोसेस के अंदर नहीं आता है, और कंप्यूटर को बंद करना वो तो शट डाउन का ही ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं अब। एक सेकेंड, मैं वापस एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग का। एक बार गलती हो गई, तभी ये गलती दोबारा ना करूँ। एक बार हो गई थी मेरे से, गलती हो गई थी, एटलीस्ट वो होगी 45 मिनट की। ठीक है, 45 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी। देखो दो टाइप की रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, फिर होती है एक होती है वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन थी, ओ सी है ना, अरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन थी, बट ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी ना वो ऑन ही नहीं थी। एक्चुअली ऑन करना भूल गया था मैं, और 45 मिनट तक मैं बोलता गया बोलता गया बोलता गया बोलता गया। वीडियो बहुत अच्छी हुई थी, वो बहुत बेस्ट वीडियो शूट हुई थी। फिर मैंने सोचा फाइनली वीडियो रिकॉर्ड हो गई, काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हुई है, अब इसको अपलोड करते हैं। मैंने जब फ़ोन उठा के देखा तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। सोचो 45 मिनट आप बोल रहे हो, आपको पता चले कि ये तो काम ही नहीं हुआ आपका। तो इसलिए मैं हर वीडियो में पहले रिकॉर्डिंग, बीच में भले में वीडियो रोकनी पड़ जाए लेकिन मैं चेक करता हूँ। कोई नहीं, ये जो हो गया हो गया। और सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्चुअल मेमोरी प्रयोग कब होती है, यानी जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका यूज़ कब होता है? जब रैम कम पड़ जाती है, जब सीपीयू बंद हो जाता है, जब रोम ओवरलोड हो जाता है, जब प्रिंटर काम नहीं करता। सिक्स्थ का आंसर देखो, एक चीज़ तो तुम यहाँ पर क्लियर समझ ही होंगे कि मेमोरी को प्रिंटर का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो हटा दो। बच्चे क्या, जब रोम ओवरलोड हो जाता है, रोम क्या होता है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, जब सीपीयू बंद हो जाता है, नहीं सीपीयू का ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो जो स्टोरेज जो सेव होती है ना कंप्यूटर के अंदर, वो दो जगह सेव होती है, एक होती है रैम के अंदर सेव होती है, एक होती है रोम के अंदर सेव होती है। ठीक है, रैम के अंदर जो स्टोरेज होती है वो टेम्प्रेरी होती है, यानी अगर लाइट चली जाती है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ हट जाता है, तो वो जो स्टोरेज है वो हट जाती है। लेकिन रोम के अंदर कोई चीज़ होती है वो परमानेंट स्टोर होती है, चाहे लाइट चली जाए, चाहे तुम या फिर कोई चीज़ गलती से हट जाए, ठीक है, जो साइड आपकी जो टैब है वो हट जाए गलती से, तो भी वो सेव रहता है। ओके, तो ये दोनों तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। सिक्स्थ का आंसर है ना, बताओ क्या हो सकता है? तो काफ़ी ईजी है, जब रैम कम पड़ जाती है। ओके, ये ए आंसर इसका होगा। रोम ओवरलोड हो जाती है ऐसे नहीं है, ओके, उसके लिए एक अलग से हार्ड डिस्क मेमोरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है, यानी जो डिवाइस ड्राइवर है उसका काम क्या है? चेयर को एडजस्ट कर लूँ एक बार। हाँ, आपको बताना है। ओके, देखो यूज़र जो आप मतलब यूज़र होता है अपन खुद जो कंप्यूटर चला रहे होते हैं। ओके, यूज़र को इंटरनेट उपलब्ध कराना, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार करना, सीपीयू की स्पीड बढ़ाना, या फाइल को कंप्रेस करना। सेवन्थ का आंसर आपको बताना है यहाँ पर। देखो सेवन्थ का जो आंसर, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, इसका आंसर तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कभी तुम्हें अगर आंसर नहीं आ रहा हो और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दियो, ठीक है, तो तुम एक काम करना, जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा ना उस पर टिक लगाना हमेशा। क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी कह रहा था, अभी बता रहा हूँ कि कोई गलत ऑप्शन इतना बड़ा क्यों लिखेगा। समझ मेरी बात को? तुम मान लो एग्जामिनर हो, ठीक है, तो तुम इतना बड़ा, अगर कोई तुम्हें पता है, तुम्हें तो पता ही होगा ना कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, तो तुम कोई गलत छोटा मोटा ले लोगे कि यार इस छोटी सी लाइन लिख देते ये गलत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई गलत लाइन को इतना बड़ा थोड़ा लिखता है, ठीक है, तो वही आंसर होता है। देखो यूज़र को इंटरनेट से उपलब्ध कराना ये नहीं होगा, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार करना, यानी कनेक्शन करना। ओके, ये आपका सही आंसर होगा। डिवाइस ड्राइवर का यही काम होता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कनेक्शन करना, संचार करना। सीपीयू की स्पीड बढ़ाना, फाइलों को कंप्रेस करना नहीं होगा, भी यहाँ पर सही है।
ये ट्रिक तब यूज करना जब आपको आंसर बिल्कुल ही नहीं आए, ठीक है। और ये है ना हर क्वेश्चन में भी लागू नहीं होती। जब कुछ बहुत बड़ी ही लाइन लिखी हो ना, अब ऐसे में सोचना कि सर यहाँ तो एक वर्ड लिखा था, यहाँ दो वर्ड लिखे थे, फिर एक वर्ड लिखा, फिर एक वर्ड लिखा, तो ये आंसर सही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कुछ बड़ी ही लाइन लिखी हो ना, उसके चांसेस होते हैं 90% की वो सही हो जाए, ठीक है, वरना ये हर क्वेश्चन में लागू नहीं होता। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है MS एक्सेल में इक्वल सम A1 A10 का अर्थ क्या है। देखो A1 से A10 तक की सभी संख्याओं को जोड़, केवल A1 से A10 का जोड़, और सभी कॉलम का जोड़, या केवल टेक्स्ट वैल्यू का जोड़। ये काफ़ी ही लॉजिकल सवाल है, ये MS एक्सेल का सवाल है। देखो इसमें क्या होता है, देखो सम से मतलब यहाँ से A1 से लेके A10 तक की जितनी भी संख्या है उन्हें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर A आंसर आएगा आपका, ठीक है। A1 से A10 तक की सभी संख्याओं को जोड़, ओके। केवल A1 और A10 का मतलब हो गया सिर्फ या तो A1 और A10, ठीक है। A1 से A10 जैसे कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी संख्याओं की जो सेल होती है उनका जोड़, ओके, उनका जोड़ हो गया। केवल A1 यानी A1 और केवल A10, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, सभी कॉलम्स का जोड़ नहीं होगा। और केवल टेक्स्ट, ओ सॉरी ये तो रो हो गई ना, मतलब वो जो कॉलम होती है वो सीधी होती है। यहाँ पर A लिखा था, यहाँ पर A लिखा होगा, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इसको एक बार इरेज करता हूँ, तो तुम्हें एक बार एक्सेल का बता देता हूँ कैसे होता है। देखो बहुत ज़्यादा ही समझना ज़रूरी होती है ये चीज़, क्योंकि अगर तुम फॉर एग्जांपल अगर तुम प्राइवेट जॉब में जाते हो तो एक्सेल का बहुत काम आता है। देखो एक्सेल क्या होती है, इस टाइप की होती है, एक शीट होती है, मैं ध्यान नहीं गया, ओके, इस टाइप की शीट होती है आपकी, ठीक है, इस टाइप की शीट होती है, और इधर ऐसी लाइनिंग होती है, खूब अच्छे से अरेंज होती है चीज़, ओके। यहाँ ऊपर लिखा रहता है ABCD और E, ठीक है, अच्छे से खूब लिखा रहता है आगे तक। यहाँ पर लिखे होते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये जो लाइन होती है ना, सीधी लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक की सीधी लाइन, ठीक है। मैं डार्क कर देता हूँ उसको, मैं इसको दूसरा पेन एक बार लगा देता हूँ, समझने के बाद ध्यान से मेरी बात को मैं ले लेता हूँ, और कौन सा ले, ब्लू, स्काई ब्लू लेता हूँ, ओके। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, इन्हें हम कहते हैं रो, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं रो। और ये जो सीधी लाइन होती है ना, सीधी लाइन, ये वाली लाइन, इन्हें हम कहते हैं कॉलम, ओके। तो यहाँ पे पूछा है A1 से A10, यानी ये जो ये तो A हो गया और ये हो गया A, तो ये वाली जो डब्बा है ना, एक डब्बा, ये सिर्फ एक डब्बा, और ये सिर्फ जो एक डब्बा है ना, ये होता है सेल, ओके। अब यानी ये A से 1 से लेके A10, यानी A1 से लेके ये पूरी की पूरी, ठीक है, ये होगी पूरी पूरी A10, ओके। समझ गए बात को। तो मैं बस ये बताना चाहता था, सेल तो तुम्हें पता चल गया। देखो सेल में, रो में और कॉलम में क्या होता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एनिमेशन बनाने के लिए, एक साथ कई लोगों को व्यक्तिगत पत्र बनाने के लिए, डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, फाइल को कंप्रेस करने के लिए। 9th का आंसर आपको बताना है। तो देखो काफ़ी इजी आंसर इसको है, एक साथ कई लोगों को व्यक्तिगत पत्र बनाने के लिए, मतलब सेंड करने के लिए, मतलब बहुत सारे जो पत्र होते हैं उनको एक जगह मर्ज कर देना, मतलब मिला देना, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शन का उपयोग कहाँ होता है। देखो ठीक है, पहले आंसर बता दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्लाइड के अंदर केवल एनिमेशन पर, स्लाइड बदलते समय प्रभाव इफेक्ट के लिए, या हाइपर लिंक बनाने पर। देखो हाइपर लिंक एक टाइप से लिंक होता है, ठीक है, वहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन यूज़ नहीं होता। पहली बात तो तुम्हें यहाँ पर इसको कट कर दो, ये पेन अच्छी मेरे को अच्छी लगी इंक है ना, तो मैं इसको ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ये तो कट करना ही है। केवल एनिमेशन पर, देखो एनिमेशन ऑलरेडी ही ट्रांजेक्शन्स का बहुत सारा रूप होती है, तो एनिमेशन पे नहीं आएगा, ठीक है। जो सही आंसर होगा वो होगा C,
स्लाइड बदलते समय प्रभाव पड़ना, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, जो शादी की एल्बम होती है ना, शादी की मैरिज एल्बम होती है, उसमें पता क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक फोटो है, अब वो ऐसा थोड़ा ना होता है एक फोटो हट जस्ट सिंपल तरीके से हट गई फिर दूसरी फोटो आ गई, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। उसमें क्या होता है, ये जो फोटो होती है ना, पहले पीछे जाएगी, छोटी हो जाएगी, फिर बगल बगल में तारे गिरेंगे, फिर वापस बड़ी घूम घाम के फिर बड़ी हो जाएगी वापस, फिर दूसरी फोटो आएगी। तो ये जो इफेक्ट होते हैं ना, इन्हें कहते हैं अपन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो केवल स्लाइड बदलते समय यानी जो स्लाइड में तो कुछ भी यहाँ फोटो के अलावा कोई वीडियो भी हो सकती है। ठीक है, तो इस फोटो को तुम मान लो स्लाइड होती है, ठीक है, ये यही होती है स्लाइड। ठीक है, तो जब फोटो बदलते हो ना, तुम स्लाइड बदलते हो, तब ये बीच में जो लगता है ना ट्रांजेक्शन, उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये जो एडिटिंग करते होंगे कई कई स्टूडेंट्स, उनको तो अच्छे से पता होगा। ठीक है, बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखो, कंप्यूटर की पहचान के लिए, नेटवर्क पर डेटा को सुरक्षित करने के लिए, पासवर्ड बदलने के लिए, केवल ईमेल भेजने के लिए। तो इसका आंसर काफी, देखो आईपी एड्रेस, यहाँ पे लिखा है एड्रेस, तो तुम्हें पता है कि एड्रेस इस टाइप पहचान करने के लिए होता है, तो कंप्यूटर की पहचान के लिए नेटवर्क पर। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ए वाला। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट, 34 बिट, 128 बिट या 256 बिट। 12वीं का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 128 बिट। ओके, 13वें क्वेश्चन की बात करते हो। 13वां क्वेश्चन है, फिशिंग अटैक का अर्थ बताना आपको। अटैक, तो अटैक से आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये कोई साइबर डिजिटल अटैक होगा। देखो, पासवर्ड हैकिंग, नकली वेबसाइट या ईमेल से यूज़र की जानकारी चुराना, मतलब ठीक है, जो नकली वेबसाइट होती है, कभी भी होता है ना, अपन किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वो आपसे ईमेल मांगती है, ईमेल ईमेल मांगती है, या फिर आपका यूज़र नेम, सही से लिख देता हूँ, यूज़र नेम, या आपसे पासवर्ड मांगते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपनी, ये सब मांगते हैं, तो वो जानकारी चुराने के लिए नकली वेबसाइट होती है। ठीक है, एंटीवायरस इंस्टॉलेशन या फिर फायरवेल, ओके, फायरवॉल का प्रयोग। 13वें का आंसर बता देना आपको। तो ये जो सही आंसर होगा वो होगा एंटीवायरस इंस्टॉलेशन। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर होगा। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है, डेटा बैकअप के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए, फाइल कंप्रेशन होगा। ठीक है, फाइल कंप्रेशन के लिए या प्रिंटर कंट्रोल के लिए। बताओ, आपको आंसर बताओ। देखो, प्रिंटर कंट्रोल के लिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटर का थोड़ा सा जो होता है सिस्टम अलग होता है, तो यहाँ पे इसको तो हटाओ पहले। 14 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, पर फाइल कंप्रेशन के लिए नहीं होता, ये होता है, देखो फायरवॉल होती है अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए। अनऑथराइज्ड कैसे, जैसे कि आपका फ़ोन है, अब आपने उसके अंदर ईमेल डाली, तो आप ऑथराइज्ड है उसके लिए कि हाँ आप उस फ़ोन को चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा अपने कंप्यूटर चला रहे हो आप, कोई ठीक है यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास उसकी अथॉरिटी है कि हाँ ये मेरा कंप्यूटर मैं चला सकता हूँ। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो अनऑथराइज हो, उसका कोई हक नहीं होता, बट फिर भी कंप्यूटर मतलब यूज़ करते हैं या कुछ मतलब हैकिंग वैकिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। ईमेल में बीसीसी की फुल फॉर्म याद रखना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ईमेल में बीसीसी का अर्थ है सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा। प्राप्तकर्ता यानी जिन्हें ईमेल मिला है, रिसीव करने वाले। केवल छुपे हुए प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा, जिन्हें हाइड कर लेते हैं, या फिर किसी को भी दिखाई नहीं देगा, या केवल सर्वर को दिखाई देगा। 15 का आंसर बताना क्या हो सकता है। देखो, किसी को भी नहीं दिखाई देगा तो ईमेल का काम क्या हो गया, नहीं, तो ये से नहीं होगा। सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा तो ये कुछ स्पेशल तो बनेगा नहीं। यहाँ पे लिखा ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब तुम्हें पता क्या होता है, मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता, है ना। ठीक है, तो सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, केवल छुपे हुए इंस्टाग्राम चलाते हो आप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, कुछ भी। ठीक है, तो उधर एक ऑप्शन आता है हाइड करने का या फिर फेवरेट करने का।
उसमें क्या होता है कि आपको स्टोरी अपलोड करोगे ना, ठीक है, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जिन्होंने आपने जिनको सेलेक्ट किया है कि हाँ ये मेरी स्टोरी देख सकते हो, कोई नहीं देख सकता। तो उस टाइप का ये कुछ होता है, तो ठीक है, केवल छुपे हुए प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा ये, ठीक है। सोलवे क्वेश्चन की बात करते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म तुम्हें पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, ठीक है। का सही उदाहरण कौन सा है, बताओ। मतलब ये यूआरएल कहाँ पर यूज़ होती है, सही उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा यूआरएल का। तो गूगल ड्राइव तो होगा नहीं, गूगल ड्राइव अलग होती है, ओके, इसको अलग कर दो। आईपी एड्रेस वो टोटली अलग होता है, तो आईपी एड्रेस भी नहीं होगा। अब बच्चे क्या, गूगल डॉक या फिर www.google.com। तो हम जो यूआरएल होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं साइट्स पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, यूआरएल का। ए ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या होता है, डेटा लोकल ड्राइव पर रहता है, डेटा केवल ऑफलाइन उपलब्ध होता है, डेटा को ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, या फिर केवल ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। वो ट्रिक याद है, भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताई थी, ठीक, बट यूज़ करते रुको, ठीक है। डेटा को ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, क्लाउड कंपाउंडिंग में। क्लाउड कंपाउंडिंग इस टाइप की, जैसे आपके पास आईफोन है, ठीक है, ठीक है, जैसे आपके पास आईफोन है या एंड्रॉइड है आपके पास, ठीक है। अब एंड्रॉइड में क्या कर रखा है आपने, जो सारा डाटा है वो अपनी जीमेल में सेव कर रखा कि हाँ। अब अगर आप दूसरे फ़ोन में जीमेल खोलोगे तो जीमेल में जितना जो डेटा सेव था वो आपके इधर आ जाएगा। तो मतलब आप किसी फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो। तो वैसे ही क्लाउड कंपाउंडिंग होती है कि आप डेटा को ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये पेन मुझे थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है, कोई नहीं, नॉर्मल पेन को यूज़ करते हैं। रेड कलर अच्छा है या फिर कोई दूसरा कलर यूज़ करे, चलो आप मेरे को बताना, ठीक है। इस क्लास के अंदर, क्लास जो ख़त्म हो जाएगी तब आप मुझे बताना कि कौन सा कलर ज़्यादा बेस्ट रहेगा पेन को यूज़ करने के लिए, ओके। अभी मैं फ़िलहाल डार्क ग्रे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, तो साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बाकी अब करते हैं, ओके। आप मुझे बताना कि कौन सा कलर सही रहेगा। मेरे को तो ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है कलर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पूछा HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, हाइपर ट्रांसफर टाइप प्रोटोकॉल, या हाइपरलिंक टेक्स्ट प्रोटोकॉल। थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, 18वें का क्वेश्चन आंसर बताना आपको। तो 18वें का काफ़ी बार सुना होगा आपने HTTP, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो गया, पिछली क्लासेस में भी आया तो इस क्लास में भी आया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। वो देखो 18वां क्वेश्चन था HTTP, ओके। ये 19वां क्वेश्चन है HTTPS में जो ये एक्स्ट्रा एस है ना, एस, इसका मतलब क्या होता है, स्पीड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या फिर सर्वर के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। 19वें का आंसर, तो जो 19वें का आंसर होगा वो होगा सी, सॉरी बी 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 होगा, मतलब सिक्योरिटी के लिए, ओके। जो अब जो सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसके आगे लगाना सिक्योरिटी, ठीक है। बीसवें क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा गला सूख गया मेरा, पानी की बोतल रखी कि और नहीं रखी, कोई नहीं, अभी जस्ट मे भी थोड़े से क्वेश्चन और है, फिर अपन करते हैं, ओके। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है, मतलब वायरस क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस, डाटा कंपैरिजन टूल, या फिर मेमोरी का प्रकार, या एक मैलिशियस प्रोग्राम। देखो मैं तुम्हें वोकैबुलरी की एक बात बता दूं, मेल होता है, मेलिस का मतलब होता है खराब या बैड या बुरा टाइप का, मैलिशियस मतलब थोड़ा कचरा टाइप का, मलबा टाइप का, फालतू का मतलब होता है वो, थोड़ा उस टाइप का होता है। तुम्हें बताना वायरस क्या है। देखो मेमोरी का प्रकार नहीं होगा, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 20वें में डी आएगा, ओके। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। तो होता है वायरस को खत्म करने वाला एंटीवायरस, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, ना बिल्कुल नहीं,
वायरस डिटेक्ट और रिमूव करना, यानी वायरस को डिटेक्ट करना यानी ढूंढ के निकालना, फिर उसे रिमूव कर देना, फेंक के बाहर निकाल देना, ढूंढना फेंक के बाहर निकाल देना, तो वो काम होता है एंटीवायरस का। या फिर बी ऑप्शन सही होगा, फाइल कंप्रेसर सीपीयू कंट्रोल के लिए नहीं होगा। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पैम मेल क्या है। आपने देखा होगा ना कि अगर जीमेल खोलते हो तो लिखे रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और जैसे कि ऑल, और जैसे कि बीन, बीन मतलब रिलेटेड ईमेल, और ये ऐसे लिखा रहता है स्पैम ईमेल। तो इसमें स्पैम ईमेल क्या होता है? महत्वहीन, कितनी शुद्ध हिंदी है, महत्वहीन या अवांछित ईमेल। अवांछित मतलब अनवांटेड, ठीक है। इनक्रिप्टेड ईमेल, सुरक्षित ईमेल, पासवर्ड प्रोटेक्ट ईमेल। बताना आपको 22वें का आंसर तो काफ़ी इजी है। देखो स्पैम होता है ना, स्पैम करना मतलब फालतू के मैसेज भेजना, उसे स्पैम करना कहते हैं, ठीक है। तो महत्वहीन यानी अनइम्पॉर्टेंट और अनवांटेड यानी बिना किसी काम के और फालतू के मैसेज को अपन कहते हैं स्पैम, ठीक है। तो उन्हीं ईमेल को क्या गया, ये वाला ए ऑप्शन आप क्लू से होगा, उन्हें अपन कहते हैं स्पैम ईमेल, जो किसी काम की नहीं होती है। मॉडेम का कार्य क्या होता है? डाटा कंप्रेस करना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलना, डाटा प्रिंट करना, मॉनिटर कंट्रोल करना। बताओ आपके आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ट्रिक याद आ रही है आपको, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही होगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग को डिजिटल में बदलना, ये इसका काम होता है मॉडेम का। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने टाइम क्या हो गया, टाइम देख लेते एक बार, ठीक है। चौबीसवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का कार्य क्या है? दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, केवल डाटा स्टोर करना, फायरवॉल का काम करना या मॉडेम की जगह लेना। बताओ। तो देखो काफ़ी इजी है इसका आंसर, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका। तो ऐसा हो गया। अब 25वें की बात करते हैं, डीएनएस, ठीक है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। तो ये कार्य क्या होता है? देखो डोमेन नेम आईपी एड्रेस में बदलना, डेटा इनक्रिप्ट करना, ईमेल भेजना और बैकअप लेना। ईमेल भेजना डोमेन नेम सिस्टम के अंदर दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा, मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। बैकअप लेना तो तुम्हें पता ही है, वो तो अलग चीज़ होती है, रिकवर करना इस टाइप, ठीक है। तो ये दोनों तो हटा दो। अब यहाँ बचे 50-50% चांस। 25वें आंसर आपको बताना है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, तभी तो ये नाम रखा गया है डोमेन नेम सिस्टम। देखो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, अगर वो फुल फॉर्म नहीं देता है आपको, जैसे मान लो सिर्फ लिख दिया, ये नहीं लिखा उसने डोमेन नेम सिस्टम नहीं लिखा, और सिर्फ ऐसे लिख दिया डीएनएस का कार्य क्या है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर वो पूरा नाम लिख के देता है कि आपको डोमेन नेम सिस्टम, तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है डोमेन नेम, ठीक है, उसको आईपी एड्रेस में बदलना, तो ये आंसर सही होगा आपका ए वाला। और 26वें की बात करते हैं। 26वां क्या पूछ रहा है आपसे? 26वां आपसे पूछ रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? आई थिंक ये अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था ना, अभी जो पिछला क्वेश्चन ही वही है ना शायद से। ये देखो उधर आपसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का आंसर पूछा था ना आपको, ठीक है। 26वां ना, तो 26वें का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे शायद से अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन अपन ने किया था। ओके, तो इसका जो 26वें का कमेंट करना, कमेंट में क्या करना है आपको? पहले लिखना है, पहले आपको दोनों लिखना, पहले आपको लिखना है क्वेश्चन ऐसे क्यू बना के, फिर डॉट, ठीक है, फिर आपको लिखना है 26, फिर इसका जो आंसर है वो लिखना है ए बी सी डी। इन चारों में से जो आंसर है वो आपको लिखना है। अब ये चारों मत लिख देना तुम कि सर हमें तो पता ही नहीं, हमने चारों लिख दिए, नहीं ऐसा मत करना, ठीक है। बी सी डी ए कोई सा भी हो सकता है, तुम्हें आंसर इस टाइप से लिखना, ठीक है। पॉइंट नहीं लगाओ, कोई जरूरी नहीं, जो आता है कभी कभी पॉइंट ढूंढो फिर लगाओ, डॉट ढूंढो लगाओ, ठीक है। तो तुम सीधा ऐसा कर देना क्वेश्चन 26, फिर यहाँ पर तुम डॉट लगाना, फिर डॉट नहीं तुम एक काम करना इधर इज को नहीं
छोड़ो, कुछ कुछ मत लगाना है तुम, है ना, थोड़ा सा गैप दे देना, स्पेस दे देना, और यहाँ पर जो आंसर है वो लिख देना। 26 का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, OCR। ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसको तुम थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आइडिया हो जाता है कि हाँ ये वाला आंसर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही नए होते हैं ना, तो हमें आइडिया नहीं होता इतना। तो OCR की पहले फुल फॉर्म देखते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? फोटो को टेक्स्ट में बदलना, टेक्स्ट को ऑडियो में बदलना, वॉइस को कमांड में बदलना है, फाइल को कंप्रेस करना। 27वें का कौन सा बताना है? देखो, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर आता है टेक्स्ट के लिए, शब्दों के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फोटो को टेक्स्ट में बदलने के लिए। ओके, कैरेक्टर इस टाइप, फोटो बदलना, उसको टेक्स्ट में बदलना, फोटो को टेक्स्ट में बदलना, ठीक है। 27वें का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। बात करते हैं 28वें क्वेश्चन का। 28वें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? 28वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में BIOS का पूरा नाम क्या है? आपको BIOS की फुल फॉर्म बतानी है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सॉरी, ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर, बेस इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक इंटरनल आउटपुट सेटअप। 28वें का आंसर क्या हो सकता है? 28वें का जो आंसर हो सकता नहीं है, वो है ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, 29वां क्वेश्चन ये क्या है? एक बाइट। आपको बस ये बताना है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 2, 4, 8, 16। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 8। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ओके, मैं ऑप्शन, तो ऑप्शन बीच में कर दिया, कोई नहीं, 8 बिट्स, ठीक। 30वां क्वेश्चन है, मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? केवल स्टोरेज करना, सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ना और कंट्रोल करना, केवल डिस्प्ले कंट्रोल करना, या डेटा को इनक्रिप्ट करना। 30 का आंसर। तो काफ़ी इजी, देखो समझ में, देखो यहाँ है सभी हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको आपस में जोड़ना, कंट्रोल करना, सभी को कंट्रोल करना, इसलिए ही तो इसका नाम रखा गया है मदरबोर्ड, क्योंकि जो मदर होती है वो सबको कंट्रोल करती है ना। 30वें का जो आंसर है वो क्या था? हार्डवेयर को, सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ना और कंट्रोल करना। 31वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? प्राइमरी स्टोरेज पूछा, देखो सेकेंडरी अगर पूछा होता तो वो होता हार्ड डिस्क, सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी जो होती है वो आपको बतानी है। देखो, हार्ड डिस्क सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ये अलग से आती है, जैसे फ़ोन में जैसे 64 GB, 128 GB, 200 कितनी आती है, 58 कुछ है ना, तो इतना GB तुम्हें पहले से फ़ोन मोबाइल के अंदर मिलता है, तो ये होगी तुम्हारी प्राइमरी, जो तुम्हें पहले से मिले, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें और भी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो तुम मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो, तो 8 GB का, 200 इतने का, ठीक है, तो फिर वो हो गई सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो हार्ड डिस्क अलग से आती है, ठीक है, बाहर से लगती है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी होगी, और जो प्राइमरी जो स्टोरेज होगी, प्राइमरी मेमोरी होगी, वो होगी रैम, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, 31 क्वेश्चन हो गए। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये करते हैं, हाँ, कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज को उदाहरण, ओ इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया है ना, ठीक है। तुम एक तो 26वां था, 26वां क्वेश्चन क्या था? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, है ना, उसमें आपको बताना है। आपको 32वां भी आंसर ही बताना है। देखो ये आंसर बताने को मुझे नहीं पता, जितने भी लोग अभी तक यहाँ तक आ चुके हैं, जो भी पूरी फुल, जिनको पढ़ाई के लिए सीरियस है, जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है RSCIT में, तो उन्होंने ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देखी होगी, ठीक है। तो देखी है तो आपका ध्यान ही पूरा होगा, तो मुझे बताना है, जिन्होंने पूरी देखी है ना यहाँ तक, उनको 32वें का आंसर बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जस्ट पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने बता दिया था। तो आपको 32वें का आंसर बताना है यहाँ पर। ओके, नो चीटिंग, चीटिंग तो क्या ही कर कोई। 33वें की बात करते हैं, ठीक है। EPROM में ई का अर्थ बताना है, यानी इस जो ई लगा है इसका अर्थ बताना है। इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिक या ईजी, बताओ।
देखो कंप्यूटर की बात हो रही है ना ये, तो इजी तो बिल्कुल नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, ठीक है, बट ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा बी, इरेजेबल, जो मिटाया जा सके जिसको, ठीक है। 33 क्वेश्चन हो चुके हैं और 34वें क्वेश्चन की बात करते हुए है, इसको भी, हाँ इसको भी तुम एक बार इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना, ओके। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग कहाँ होता है? रेलवे टिकट प्रिंटिंग के लिए, बैंक चेक वेरिफिकेशन के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए। ये जो इंक होती है इसका प्रयोग किसके लिए होता है वो पूछा गया आपसे। तो देखो इसका जो आंसर है वो होगा बैंक चेक वेरिफिकेशन के अंदर, ओके। देखो यहाँ रेलवे टिकट प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे लिखा है रिकॉग्निशन यानी पहचान करना, तो यहाँ पे बैंक चेक वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। वेरिफिकेशन मतलब होता है उस चीज़ की पहचान करना, उस चीज़ को वेरीफाई करना कि हाँ ये सही है गलत है, ठीक है, ये बात होगी, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है उस चीज़ को पहचानना। तो यहाँ पर हल्का फुल्का मेल मिल रहा है, तो देखो मेल मिल नहीं रहा, मिल रहा है, ठीक है, तो आंसर तो ये सही हो गया। तो हम बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कैसे सेंस, कैसे कनेक्टिविटी करनी है ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो रेलवे टिकट प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करना नहीं हो गया, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होगा, पासपोर्ट प्रिंटिंग नहीं होगा, आपका बी आंसर यहाँ पर सही हो गया, बैंक चेक वेरिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और मैं तुम्हें बताया था अगर, हाँ बता दिया होगा कि आपके RCET एग्जाम 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको अगर पास होना है तो आपके 14 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, ओके। 35 में से 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आप वहाँ पर पास हो गए। अगर एक भी क्वेश्चन गलत तो समझ ही रहे हो क्या बना दिया, समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओके ओके। बार कोड रीडर किस सिद्धांत पर काम करता है? इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड या लेजर टेक्नोलॉजी? 35वें आंसर आपको बताना है। तो देखो ये जो बार कोड रीडर यानी वो होते हैं ना बार कोड, ऐसे 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 ये, और उस जो पेटीएम टाइम के होते हैं ना QR कोड टाइप से, इस टाइप से, वो QR कोड होते हैं, ठीक है। मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। बार कोड ये होते हैं वो लाइनिंग वाले, तो उनको कैसे रीड करते हैं? वो करते हैं अपन लेजर टेक्नोलॉजी से। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो एक 26वां था, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, भी बात करी थी, ठीक है, लेकिन उनका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगी हुई तुम्हें बताना है, और बोर तो नहीं हो गए ना ये तुम्हें नहीं बताना, अगर हो भी गए होंगे तो भी तुम्हें नहीं बताना कमेंट के अंदर, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, आपकी RCET एग्जाम काफ़ी अच्छी जाएगी। डोंट वरी, वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बी पॉजिटिव और बस इंजॉय करो लाइफ को।